हेलो क्लास, आज हम प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स पढ़ेंगे। आप लोगों को पता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स यानी क्या होता है। जो भी एप्लीकेंट कंपनी के अंदर एप्लीकेशंस करता है और एप्लीकेशन मनी फुलफिल करता है, फिल करता है, उसे कंपनी अपने तरफ से शेयर्स अलाउड करती है, जितने उसने मांगे उतने, या फिर कंपनी में वो रेशो फिक्स किया जाता है कि कौन से रेशो में शेयर्स अलाउड किए जाएंगे। यानी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स यानी क्या? Allotment of shares means distributing shares to those applicants who have submitted a written application and along with the application money। यानी allotment of shares यानी क्या होता है? सिंपल होता है। allotment of share means distributing shares to those applicants। यानी सबसे पहले applications करने पड़ेंगे कंपनी के अंदर। इसके लिए भी कंपनी सबसे पहले एडवर्टाइजिंग करती है या प्रोस्पेक्टस इशू करती है मार्केट के अंदर। जब भी उन्हें कैपिटल कलेक्ट करना होता है जनरल पब्लिक से, उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ने के बाद उसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो कोई भी मेंबर जनरल पब्लिक फिलअप करती है, वो बन जाते हैं हमारे एप्लीकेंट। एक बार एप्लीकेंट ने कंपनी के अंदर एप्लीकेशन कर दी यानी रिटर्न एप्लीकेशन अलॉन्ग विद एप्लीकेशन मनी, अगर उस बंदे को शेयर्स मिल गए, यानी जो भी जनरल पब्लिक में से पहले एप्लीकेंट बना कंपनी का, अब एप्लीकेंट को अगर शेयर अप्रूव होके उसे शेयर्स मिल गए तो उसी प्रोसीजर को बोला जाता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। इसके लिए कंपनी के अंदर कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कुछ लॉ की प्रोसीजर्स दी है जो हमें फुलफिल करनी पड़ती है। हमें यानी कि से कंपनी को, मान लीजिए हम कंपनी है, हमारी कंपनी के शेयर अलाउड हो रहे जनरल पब्लिक को, उस टाइम पे हमारी प्रोसीजर क्या रहेगी? तो सिंपल है कि सबसे पहले हमें पूरी प्रोसीजर समझनी पड़ेगी और उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग दो व्यक्तियों को ये काम कंप्लीट करना पड़ता है। नंबर 1 कंपनी सेक्रेटरी और नंबर 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इन दोनों का काम यहाँ पे बढ़ जाता है। पब्लिक कंपनी ऑर्गेनाइजिंग उसी फॉर्म में की जाती है कि इसका सारा कंट्रोल और उसकी सारी जिम्मेदारी कंपनी सेक्रेटरी और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर होती है। यानी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की सारी प्रोसीजर कंपनी सेक्रेटरी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मिलके करनी पड़ती है। इन दोनों में कोऑर्डिनेशन होता है और ये मिलके प्रोसीजर बनाते हैं एज पर कंपनी लॉ 2013 के अकॉर्डिंग। जो भी नए नए रूल्स आते हैं वो कंपनी सेक्रेटरी उस पर एप्लीकेबल करता है और उस हिसाब से कंपनी के अंदर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स किया जाता है। तो सबसे पहले प्रोसीजर समझ लेते हैं। प्रोसीजर यानी क्या? विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, जो भी लॉ की रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको ध्यान में रखते हुए किसी भी एप्लीकेंट को शेयर्स अलॉटमेंट करना। तो उस टाइम पे कंपनी के अंदर बैक स्टेज में क्या प्रोसीजर करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है, उसे ही बोला जाता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर की प्रोसीजर। आज हम वही समझने वाले हैं अलॉटमेंट ऑफ प्रोसीजर होता कैसे है। तो सिंपल है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स यानी क्या? शेयर डिस्ट्रीब्यूटिंग टू द एप्लीकेंट who submitted written application and application money in a company, but in this procedure we have made a lots of preparation in internal side, that's called procedure of shares। तो उसी प्रोसीजर को आज हम समझने वाले हैं। सबसे पहली प्रोसीजर में पहला पॉइंट है कि अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमिटी। आपके कंपनी में एप्लीकेशंस आएंगे, ये आपको पता हो चुका है। अब हो सकता है कभी जितने आप शेयर्स अलाउ करना चाहते हैं उतने ही एप्लीकेशन आए, या उससे ज्यादा आए या उससे कम आए। अगर मान लीजिए हमने 10 लाख रुपए का शेयर कैपिटल इशू करने के लिए एप्लीकेशन मांगे हैं, अगर हमें उतने ही एप्लीकेशंस आए तो उसे बोलते हैं एट पार सब्सक्रिप्शंस। कभी कभी ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, यानी 10 लाख से ज्यादा के लिए एप्लीकेशंस आ जाए। मान लीजिए 15 लाख के शेयर कैपिटल कलेक्ट करने के लिए एप्लीकेशंस आए, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। कभी कभी 10 लाख के लिए हमने बुलाए एप्लीकेशंस और हमें 8 लाख 7 लाख के ही एप्लीकेशंस आए, यानी इसे अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन या 8 पार पे जब सब्सक्रिप्शन होता है उस टाइम पे तो अलॉटमेंट कमिटी बनाई नहीं बनाई उतना कंपलसरी नहीं है, बट ओवर सब्सक्रिप्शन जब भी कंपनी के अंदर होता है वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अलॉटमेंट कमिटी बनानी पड़ती है। वो एक सेबी के रूल के अकॉर्डिंग बनानी कंपलसरी है। आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को पहले एप्लीकेशंस करनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि हमारे कंपनी के अंदर अलॉटमेंट जो है वो ओवर सब्सक्रिप्शन में जा रहा है, तो अभी पर्टिकुलर किस शेयर होल्डर को कितने शेयर्स दिए जाएंगे ये सब डिसाइड करने के लिए अलॉटमेंट कमिटी एक मेंबर्स की कमिटी होती है। जैसे 3 लोगों की हो सकती है, 5 लोगों की हो सकती है, 7 लोगों की हो सकती है। कमिटी यानी ऐसी
ऑथोरिटी जिनको वो पावर है कि वो शेयर अलॉटमेंट करे, किस नंबर्स पे, किस बेसिस पे वो करेंगे। जैसे लिपो मेथड होती है, लिपो मेथड होती है, या फिर एडजस्ट करके परसेंटेज प्रोराटा बेसिस पे भी शेयर्स इशू किए जाते हैं, अलॉटमेंट किए जाते हैं। इन सारी प्रोसीजर को विद रूल्स एंड रेगुलेशन फुलफिल करने के लिए अलॉटमेंट कमेटी बनाना जरूरी होता है। यानी आप समझ चुके हैं कि जब भी कंपनी के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शंस आते हैं तो सबसे पहला काम कंपनी को क्या करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमेटी इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन आए कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट लिस्ट बना के शेयर अलाउट किए जा सकते हैं। एट पार भी सब्सक्रिप्शन हुआ, यानी जितने शेयर्स हम चाहते थे कंपनी में आए खरीदने के लिए लोग, उतने ही लोग अगर हमारी कंपनी में शेयर्स खरीदी करने आए तो ये हो गया एट पार। लेकिन हमने चाहा था कि हमारी कंपनी में इतने ही शेयर्स बेचे जाए 10 लाख रुपए के, लेकिन 15 लाख रुपए के शेयर्स खरीदने के लिए लोग इच्छुक है, यानी हमारे कंपनी के शेयर्स लोगों को ज्यादा ही पसंद आ गए, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। ऐसे टाइम पे कंपनी को अलॉटमेंट कमेटी बनानी पड़ती है। तो सबसे पहला पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमेटी इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शंस। दूसरा है होल्ड द बोर्ड मीटिंग टू डिसाइडेड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। डेफिनेटली जब भी ओवर सब्सक्रिप्शंस हो रहा है ऐसे केस में फिर होल्ड दी बोर्ड मीटिंग। अब जिम्मेदारी किनकी होती है, कंपनी सेक्रेटरी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। सारे पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को होते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के। तो इसीलिए होल्ड मतलब लेना, बोर्ड मीटिंग टू डिसाइडेड द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, यानी आप पे आपको उन लोगों की लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी जिन लोगों को शेयर्स अलाउड हो रहे हैं, और ऐसे दूसरे लोगों की भी लिस्ट बनानी पड़ेगी इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। मान लीजिए कुछ लोगों को शेयर्स अलाउड नहीं हो रहे, कुछ भी रीजन हो सकता है, वो जिनको शेयर्स अलाउटमेंट हो रहे उनकी अलग से लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, जिनको शेयर्स अलाउटमेंट नहीं हो रहे उनकी अलग से लिस्ट बनानी पड़ेगी। अब जिनको शेयर्स अलाउटमेंट हो रहे उसलिए बनानी पड़ती है अलाउटमेंट लिस्ट, बराबर है। जिनको शेयर्स अलाउड हो रहे हैं उनके लिए कौन सी लिस्ट बनानी पड़ेगी, अलाउटमेंट लिस्ट। और जिनको शेयर्स अलाउड नहीं हो रहे उनकी अलग से लिस्ट बनानी पड़ेगी और उन्हें लेटर भेजा जाता है रिग्रेट लेटर। जिनको शेयर अलाउड हो रहे उनको भेजा जाएगा अलाउटमेंट लेटर, इसलिए इनकी लिस्ट सेपरेट बनाई जाएगी। और जिनको शेयर्स अलाउड नहीं हो रहे उनको रिग्रेट लेटर भेजा जाएगा, क्योंकि हमारी कंपनी में अब उनको शेयर्स अलाउड नहीं हो रहे, यानी वो एप्लीकेंट थे, अब वो रिजेक्ट हो जाएंगे एप्लीकेशन, यानी उनके एप्लीकेशन मनी उन्हें वापस करने पड़ेंगे, इसीलिए अलग से लिस्ट। और जिनको शेयर अलाउटमेंट हो रहे जो हमारे शेयर होल्डर बनने वाले हैं उनकी लिस्ट अलग से बनाने के लिए एक रिजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लेना पड़ता है। सो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, होल्ड द बोर्ड मीटिंग टू डिसाइडेड द बेसिस ऑफ अलाउटमेंट, मेक अ लिस्ट ऑफ अलाउटीज एंड लिस्ट साइन बाय सेक्रेटरी एंड चेयरमैन। जो मीटिंग ली जाती है उसके अंदर कंपनी सेक्रेटरी और एक चेयरमैन भी होता है, जिनके अंडर में मीटिंग ऑब्जर्व की जाती है, मोशन बनाया जाता है, उसको पास किया जाता है रिजोल्यूशंस में कि हमने इतने लोगों को शेयर अलॉटमेंट करने हैं। उस पे भी कंपनी सेक्रेटरी की सिग्नेचर होनी चाहिए और चेयरमैन की भी, चेयरपर्सन की भी सिग्नेचर होनी चाहिए। और जिनको शेयर्स अलाउड नहीं हो रहे उनके ऊपर भी चेयरमैन और सेक्रेटरी को साइन करना पड़ता है। यानी हमने पूरा प्रोसीजर बोर्ड मीटिंग लेके किया है, ये कंपनी में रहना चाहिए रिकॉर्ड के लिए। सो होल्ड दी बोर्ड मीटिंग टू डिसाइडेड दी बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, ये सेकंड पॉइंट हो गया। एक बार आपके अपॉइंटमेंट कमेटी बन गई, एक बार बोर्ड मीटिंग हो गई, उन्होंने लिस्ट प्रिपेयर कर ली, उसके बाद आता है कि आप अलॉटमेंट की फाइनल रिजोल्यूशन ले, यानी पास दी बोर्ड रिजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट। एक बार आपके हाथ में लिस्ट आ गई, अलॉटमेंट लिस्ट, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेते कि कितने शेयर्स किसको देने। सपोज किसी ने 100 शेयर्स मांगे और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में उसे 80 शेयर्स अलाउड हो रहे, तो उसको बताना पड़ेगा। तो इसलिए पहले ही कंपनी के अंदर पूरी डिसीजंस हो जाएगी, पास दी बोर्ड रिजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट, यानी 2 शेयर्स आर अलाउडेड, जिनको शेयर्स अलाउड हो रहे उनकी लिस्ट के कारण, और 2 एप्लीकेंट हुज शेयर्स आर नॉट अलाउडेड, जिनको शेयर्स अलाउड नहीं हो रहे उनकी लिस्ट के लिए। और जिनको शेयर्स अलाउड हो रहे तो किन कौन से कंडीशन पे शेयर्स अलाउड हो रहे, इन सबके टर्म्स एंड कंडीशन रिजोल्यूशन लेके पास करनी चाहिए। रिजोल्यूशन यानी क्या, फाइनल डिसीजन टेकन एट द मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में जितने भी लोग मेंबर बैठे होंगे, जैसे 7 लोग बैठे, 11 लोग बैठे, उन लोगों की जो भी मिनिमम तो ऐसे 3 ही लोगों की बोर्ड मीटिंग हो सकती है इन केस ऑफ, लेकिन जितने भी लोग बैठे उसमें से 2/3 रिजोल्यूशन जब पास होता है, यानी 3 लोगों में से 2 लोग जब सहमत होते हैं किसी एक पॉइंट पे, तो उसे बोला जाता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन यानी क्या,
फाइनल डिसीजन टेकन एट द मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि किन लोगों को शेयर अलॉटमेंट हो रहे हैं और किन लोगों को शेयर अलॉटमेंट नहीं हो रहे। ये लिख के रखना, प्रिपेयर करके रखना। दैट्स व्हाई दे टेक पास द बोर्ड रिजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के लिए लिस्ट बनानी पड़ती है, उसके लिए रिजोल्यूशन किया जाता है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी। अब जिन लोगों को शेयर अलॉटमेंट हो रहे उनकी लिस्ट बन गई, तो सेक्रेटरी का काम यहाँ पे बनता है कि वो उन लोगों को एक रिटर्न एप्लीकेशन भेजे और उनको इन्फॉर्म करे कि आप लोगों को शेयर अलाउड हो चुके हैं। आपको सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर एप्लीकेशन मनी जमा करने हैं। एप्लीकेशन मनी कहां पे जमा किए जाते हैं? ASBA 2016 के एक्ट के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि अभी जो भी नए अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होते हैं उसके अंदर ASBA एप्लीकेशन सपोर्ट बाय ब्लॉक अमाउंट, इस सिस्टम से बैंक कंपनी के जो भी बैंकर्स है उनको ये पैसे कलेक्ट करने पड़ते हैं इस नए रूल के अकॉर्डिंग। नया रूल, नया अमेंडमेंट क्या कहता है 2016 के अकॉर्डिंग, अब कंपनियों को जब भी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करने होते हैं तो उनको एक अकाउंट सेपरेट प्रिपेयर करना पड़ता है जिसका नाम है ASBA यानी एप्लीकेशन सपोर्ट बाय ब्लॉक अमाउंट सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे जिन लोगों के एप्लीकेशन करेंगे यानी एप्लीकेशन मनी उसी में जमा होगा। जिन लोगों को शेयर अलाउड हो गए उनका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, नेक्स्ट कंपनी के शेयर कैपिटल में अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों को शेयर्स अलाउड नहीं हुए हैं या अलाउडमेंट मनी नहीं भरा है तो उनका एप्लीकेशन मनी उन्हें वापस करना होता है। तो इस सारी प्रोसीजर में अगर मैन्युअली करा जाए तो बहुत टाइम पीरियड वेस्ट हो जाएगा। इस प्रोसीजर को ओवरकम करने के लिए कंपनी के अंदर अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बैंकिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली बैंकिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं। तो उसमें बताया गया है कि जिन लोगों को शेयर्स अलाउड नहीं हुए उनका पैसा रिटर्न करना है यानी वो ब्लॉक्ड अमाउंट अनब्लॉक करनी पड़ेगी एंड रिटर्न टू दोज एप्लीकेंट who are not allotted share in company। जिनको शेयर्स अलाउड नहीं किए जा रहे कंपनी के अंदर उनका एप्लीकेशन मनी रिटर्न करना होता है तो वो इसी अकाउंट से रिटर्न करना सुटेबल हो जाता है यानी कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी। तो ये इस अकाउंट में कलेक्ट किए जाते हैं, बराबर है। जिनको शेयर अलाउड हो रहे हैं उनसे क्या कलेक्ट करना है? अलॉटमेंट मनी कलेक्ट करना है। और ये सारी जानकारी जो है कंपनी सेक्रेटरी को देनी पड़ती है जिन लोगों ने एप्लीकेशन की है कंपनी के अंदर उनको। जिन लोगों को शेयर अलॉटमेंट हो रहे हैं उनको अलॉटमेंट लेटर भेजना पड़ता है, उसी द्वारा उन लोगों को पता चलेगा, एप्लीकेंट को पता चलेगा कि कंपनी से हमें लेटर आया है यानी हमें अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट मनी पेड करने कंपनी के अंदर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। नहीं किए तो पुराने भी एप्लीकेशन मनी उनको वापस हो जाएंगे और उनके शेयर कैंसिल हो जाएंगे। सो इसीलिए स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अलॉटमेंट मनी कलेक्ट करना होता है, ये जिम्मेदारी कंपनी सेक्रेटरी की होती है। देन अब जिनको शेयर्स अलॉटमेंट हो गए उनके लिए कुछ चेंजेस करने होते हैं। उनके हो सकता है उनको शेयर्स नहीं चाहिए, वो किसी दूसरे व्यक्ति को शेयर्स देना चाहते हैं, अपने भाई को या पिता को या ब्रदर को, सिस्टर को, किसी को भी अगर शेयर देना चाहते हैं तो उसका भी नाम बता सकते हैं। या फिर हो सकता है कि ज्वाइंटली शेयर परचेस करना चाहते हैं तो ऐसे भी होता है कि पहले हम खुद ही शेयर्स खरीदने का सोच लेते हैं और फिर बाद में सोचते हैं कि यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं ये शेयर किसी दूसरे को दे देता हूँ, तो वो होता है रिनोनेशंस। तो देखिए अरेंजमेंट रिलेटिंग टू द लेटर ऑफ रिनोंसिएशन यानी रिनोंसिएशंस का मतलब होता है कि रिनोंसियस द शेयर्स इन द फेवर ऑफ अनदर पर्सन। मान लीजिए ए ने शेयर्स खरीदे थे, अब ए चाहता है कि ये शेयर्स बी के नाम पे हो जाए, बी के नाम से शेयर सर्टिफिकेट बने, तो इसलिए कंपनी में ऐसे प्रोसीजर रखी जाती है कुछ दिन के लिए, सर्टेन पीरियड के लिए, बिफोर गोइंग टू फाइनल लिस्ट। एक बार शेयर सर्टिफिकेट बन गए बाद में तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन उससे पहले अगर कंपनी के अंदर कोई भी एप्लीकेंट चाहता है कि उसके शेयर्स अब उसे ना मिलते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को दिए जाए तो उसे बोलते हैं रिनोंसिएशंस। अलग से नाम बनाना, रिक्वेस्ट करना, और ये रिक्वेस्ट किसको करनी पड़ती है? उस मेंबर को जो एप्लीकेंट हमारे कंपनी के अंदर एप्लीकेशंस कर रहा है उसे ये प्रोसीजर करनी पड़ती है। उसके लिए कुछ दिन
सहूलत दी जाती है। तो इसमें अरेंजमेंट रिलेटिंग टू द लेटर ऑफ रिनाउंसिएशन, अगर कोई चाहता है कि मेरा नाम बदल के किसी दूसरे व्यक्ति को शेयर्स देना है तो वो ऐसा भी कंपनी में अवेलेबल होती है। ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाती है तो दूसरी दी जाती है, अगर कोई चाहता है कि दूसरे व्यक्ति को ना हो बल्कि ए के साथ बी का भी नाम, मतलब दोनों को चाहते तो दोनों को अगर चाहते शेयर्स मिले तो उसके लिए दूसरी प्रोसीजर अरेंजमेंट रिलेटिंग टू द स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर। स्प्लिटिंग मतलब दो व्यक्तियों के साथ दो भागों में उसको डिवाइड करना, यानी 100 शेयर्स किसी ने खरीदे तो बोलेगा कि 100 में हम दो लोगों का हिस्सा रखो, ए और बी का, यानी पहले इसमें तो 100% बी के लिए ट्रांसफर हो, यानी रिलोकेशंस बोलते हैं उसको। लेकिन स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर का मतलब होता है कि यहाँ पे आपके शेयर दो लोगों के साथ शेयर हो रहे हैं, तो ये सारी प्रोसीजर किसको बतानी पड़ती है? एप्लीकेंट को बतानी पड़ती है कंपनी के अंदर। सो अरेंजमेंट रिलेटिंग टू द स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर। स्प्लिटिंग मींस पुटिंग द शेयर्स इन वन और मोर नेम्स, एक से ज्यादा लोगों को, 2-3 लोगों के नाम से शेयर्स अगर खरीदी करनी है कंपनी के अंदर तो कर सकते हैं, उसको बोलते हैं शेयर परचेसिंग जॉइंटली शेयर जब खरीदे जाते हैं तब ये प्रोसीजर की जाती है। अगर ये सारे दोनों प्रोसीजर हो गए, अब बारी आती है इंपॉर्टेंटली कि कंपनी सेक्रेटरी को आरओसी को बताना पड़ता है कि हमारी कंपनी की अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की सारी प्रोसीजर कंप्लीट हो चुकी है, अब हम शेयर सर्टिफिकेट बनाने के लिए रेडी है। इतने लोगों को शेयर्स मिलने वाले, उनका नाम, एड्रेस, कितने नंबर ऑफ शेयर्स उसने खरीदे, कौन से कैटेगरी के शेयर्स खरीदी किए, अनपेड अमाउंट क्या है, पेड अमाउंट क्या है, कब किस फॉर्म में वो कलेक्ट करने वाले हैं, जैसे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल किस तरह से मांगने वाले हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आरओसी को देनी पड़ती है। और ये जिम्मेदारी किसकी होती है? कंपनी सेक्रेटरी की, कि वो एक लिस्ट बनाए, एक फाइल करें, फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद इन 13 डेज विद आरओसी। 30 दिन के अंदर ये काम कंपनी सेक्रेटरी को करना पड़ता है। पूरी डिटेल्स ऑफ शेयर्स अलॉटमेंट की पूरी जानकारी आरओसी को, रजिस्टर ऑफ कंपनी को देनी पड़ती है, जहां पे हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है। आरओसी इज एन पर्सन हु टेक दी ऑथोरिटी टू रजिस्टर दी कंपनी इन न्यू फॉर्म। नए फॉर्म में जब कंपनी बनती है तो वो आरओसी के पास बनानी पड़ती है, कंपनी रजिस्टर ऑफ कंपनी जिसे कहा जाता है। सेबी के अंडर में ये पर्सन होता है, लॉयल होता है, उसको लॉ के अकॉर्डिंग पूरे पावर मिल जाते हैं आरओसी को। तो आरओसी हमारे शेयर्स की पूरी जानकारी लेगा, रखेगा अपने पास और वो अप्रूव करेगा कि ठीक है तुम्हारी सारी प्रोसीजर लॉ के अकॉर्डिंग है, अब आप कंपनी के अलॉटमेंट लेटर या शेयर सर्टिफिकेट बना सकते हो। तो एक बार फील रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का हो गया आरओसी के साथ, कि लास्ट में बात है फाइनल प्रिपरेशन होती है, प्रिपेयर रजिस्टर ऑफ मेंबर। रजिस्टर ऑफ मेंबर ये कंपनी के अंदर रखा गया एक डॉक्यूमेंट होता है, जैसे आपका अटेंडेंस रजिस्टर होता है स्कूल में, वैसे ही सेम कंपनी के अंदर रजिस्टर ऑफ मेंबर होता है, जहाँ पे उस हर शेयर होल्डर का नाम लिखा जाएगा जिसको शेयर अलाउट हुए, यानी जिन जिन लोगों को शेयर अलाउटमेंट हुए उन सबका नाम, एड्रेस और डिटेल ऑफ शेयर्स कंपनी के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी एक बुक के अंदर। उसे ही बोलते हैं, उस बुक को बोलते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड इशू शेयर सर्टिफिकेट। और जिन लोगों को शेयर अलाउटमेंट हुए उनको एविडेंस करके कंपनी की तरफ से क्या दिया जाएगा? शेयर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो भी 60 डेज के अंदर, यानी 2 मंथ के अंदर। ये सारी प्रोसीजर कंपनी सेक्रेटरी को फुलफिल करना अनिवार्य है, कंपलसरी। कंपनी के लॉ के अकॉर्डिंग शेयर सर्टिफिकेट इशू करने की जिम्मेदारी कंपनी सेक्रेटरी की होती है, जिसके ऊपर कंपनी सेक्रेटरी की भी साइन होती है और मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की साइन होती है शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर। तो आपने अगर शेयर सर्टिफिकेट का वीडियो नहीं देखा है तो वहां पे मेरे चैनल पे दिया है, आप उसे जरूर देख सकते हैं। शेयर सर्टिफिकेट यानी क्या होता है, उसके अंदर क्या कंटेंट दिए, सारे वीडियो में दिए गए। तो 16 डेज के अंदर ये प्रोसीजर कंप्लीट करनी पड़ती है, यानी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करने के लिए भी प्रोसीजर होती है। इसी प्रोसीजर को फुलफिल करने के बाद उसे ही रेगुलर अलॉटमेंट कहा जाता है। तो आप समझ चुके हैं कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैसे होता है। नंबर 1 अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमिटी, देन होल्ड द बोर्ड मीटिंग टू डिसाइड द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, pass the board resolution for allotment, collection of allotment money, rearrangement relating to the letter of renunciations, arrangement relating to the splitting of allotment letter, file return of allotment with ROC,
एंड लास्ट प्रिपेयर रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट टू दी अलाउटर, जो भी अलाउटी है उसको शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा अगेंस्ट द अलॉटमेंट लेटर। आपको अलॉटमेंट लेटर कंपनी में जमा करना होता है और आपको शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यानी आप कंपनी के अब शेयर होल्डर बन चुके। तो एक शेयर होल्डर बनने के लिए इस प्रकार से कंपनी को सारी प्रोसीजर करनी पड़ती है। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी का बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।